हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का लेकर आए हैं बर्निका भाग 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है माँ, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसका लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो इसका आज हम लोग जो है पूरे कहानी को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि ईश्वर पेटलीकर माँ जो इस कहानी का शीर्षक आखिर में क्यों रखा गया। ठीक है, और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बनेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से कौन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तब वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, माँ के जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर, आपको ये भी पूछेगा कि बताइए कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर होगा। यहाँ से पहले एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार है। ठीक है, ये जो आप लोग कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं कहाँ के है, तो गुजराती के कहानी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि माँ जो कहानी लिखा गया वो कौन सी भाषा में, तो गुजराती भाषा में लिखा गया। इसके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज का नया पुराने मूल्य, दर्शन और कला साहित्य रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते। खून की सगाई। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर ने ही जो लिखे खून की सगाई। ठीक है, इसने बहुत फेमस रचना है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और काला पानी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए काला पानी के लेखक कौन है, तो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, और खून की सगाई के लेखक कौन होगा, तो ईश्वर पेटलीकर होगा। इनका लोकप्रिय उपन्यास है। ये देखिए, खून की सगाई क्या है, कहानी है, और काला पानी इनका क्या उपन्यास है। तो ये ध्यान रखिएगा कि खून की सगाई क्या है, तो कहानी है। ठीक है, और काला पानी क्या है, उपन्यास है, नोवेल है। साहित्य के अलावा श्री ईश्वर पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी सक्रिय रहे। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी काम किए। इनकी दर्जनें पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ सावर द्वारा है। ठीक है, कहानी का मतलब माँ जो लिखा गया है। ठीक है, माँ जो लिखे ईश्वर पेटलीकर है, परंतु इसको जो है ये कहानी को जो है माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है, तो गोपाल दास नगर को जाता है। ठीक है, गोपाल दास नगर को। तो ध्यान रखिएगा कि माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए, तो गोपाल दास नगर नहीं किए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब माँ सांभर से संकलित है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करें इससे पहले कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है ना। आइए, तो मंगू पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। ठीक है, मंगू जो होती है देखिए पागल होती है। ठीक है, मंगू पागल कैसे होती है, जन्मजात ही पागल होती है। ऐसी बात नहीं है कि जन्म लेने के बाद होती है पागल, यानी कि कुछ होता है ना कि 10 साल 12 साल गुजर जाता है तो कुछ आदमी पागल हो जाते हैं, चोट लगने से, कुछ और भी होते हैं कारण। तो नहीं, मंगू जो होती है जन्मजात ही पागल होती है। ठीक है, मंगू कैसे पागल है, तो जन्मजात पागल है। तो मंगू की माँ को जो है सभी लोग सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? अस्पताल में भर्ती करने के लिए। तब वो जो है उनकी आंखों से आंसू यानी झिल मिला आते हैं, और हर एक को एक जो है जवाब, एक ही जवाब देते। ठीक है, और हर एक को एक ही जवाब देते। मंगू की माँ, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले इसकी क्या क्या इसकी अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। ठीक है, मंगू की माँ जो है सभी लोगों को एक ही जवाब देते हैं कि अगर मैं माँ होकर अपनी मंगू की सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वाले इसकी सेवा करेंगे। अपंग जानवरों के गौशाला में भर्ती करने जैसे ही कहा जाएगा। ठीक है, देखिए, जानवरों के जैसा गौशाला कहने के मतलब हुआ कि अस्पताल को जो है मंगू की माँ जो होती है गौशाला की उपमा देती है। ठीक है, यानी कि अस्पताल को किसकी उपमा देती है, गौशाला की उपमा देती है। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बात करता भी नहीं था। ठीक है, जन्म ही पागल और गूंगी पुत्री को जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, प्रत्यक्ष रूप से देखा, उनकी प्रशंसा भी करते। कहने का मतलब हुआ कि मंगू जो है, मंगू देखिए यहाँ पर मंगू जो है मंगू जन्म से कैसे पागल और गूंगी है। ठीक है, पागल है और गूंगी है, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकती है। समझिए, तो आपसे पूछेगा कि मंगू जो है जन्मजात कैसे है, तो पागल और गूंगी है, और उसको है इतना लाड़ प्यार करती है मंगू की माँ कि उसको जो है कुछ करने का मौका भी नहीं देती। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप मतलब सामने से भी देखा जा सकता है, उनकी प्रशंसा भी करते हैं
कहते हैं कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर में तो भूखे प्यासे कब की मर गई होती। ठीक है, देखिए कोई भी पागल और गूंगी कोई भी रहे, अपने पुत्र को जो है एक माँ ही पाल पोस सकती है और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, अगर दूसरे के घर में अगर रहती पागल और गूंगी कोई भी, तो वह जो है कब की मर गई होती, आप कह भी नहीं सकते। और जीवित भी होती तो ऐसे हष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता जिस तरह से मंगू के है। ठीक है, मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतान थी, तो 3 संतान थे। ठीक है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतान थी, तो 3 संतान थे। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ना, माँ के कितने संतान थी, 3 को, और मंगू के जोड़ के कितने 4 संतान हो जाएगा, 2 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, 2 पुत्र और 1 पुत्री था। अगर मंगू को साथ कर लिएगा तो 2 पुत्री और 2 पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अब मंगू को छोड़ के हो जाएगा 3 पुत्र। ठीक है, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने लगे। पुत्री का विवाह हो गया और वो अपनी ससुराल चल गई। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि मंगू की जो था, मंगू की 2 बहन और 1 भाई, 2 भाई और 1 बहन थे। ठीक है, मंगू के, तो जो दोनों भाई था वो शहर में पढ़ लिख कर काम करने लगे और उसका मंगू के जो बहन था उसका विवाह हो गया, तो बेचारी अपना ससुराल चली गई। मंगू की माँ अपने उन तीनों संतानों को भूल गई। ठीक है, मंगू की माँ जो है उन तीनों संतान को भूल गई। 2 पुत्र जो शहर में पढ़ लिख कर शहर में बस गए और 1 पुत्री था जो अपना ससुराल चली गई। यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया। ठीक है, सब कुछ जितना भी प्यार दुलार था सब किस पर निछावर कर दिए, मंगू पर ही निछावर कर दिए। इसलिए छुट्टियां जब कभी लड़कों घर आते, छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब जो है घर बार पोत्रियों से खिला उठता है। कहने का मतलब हुआ कि जब कभी भी उनके बेटा आते थे, मंगू के मतलब भाई आते थे तो भाभी आती थी, उसका मतलब भतीजा आता था ना, तो इस तरह से घर जो है खिल उठता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती। ठीक है, मंगू की जो माँ होती है दादी माँ बन जाती है, फिर भी उसकी खुशी नहीं होती है। ठीक है, हर्ष में खुशी में पागल नहीं होती है। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार करती। ठीक है, माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल ही नहीं आता। ठीक है, जितना मंगू की माँ मंगू पर ध्यान देती है, ठीक है, उतना जो है माँ के अलावा उसको मंगू पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। पुत्रवधू कसमसा जाती है। ठीक है, उनकी जो बहुएं होती हैं, मंगू की जो भाभी होती है ना, वो मंगू पर क्या होती है, कसमसा जाती है। और दोनों बहुओं के पति से एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाते से भी अलग नहीं करते। ठीक है, अपने पति से कह रही है कि मंगू की जो माँ है, ठीक है, यानी कि पोता से कुछ नहीं लगाते हैं और अपने बेटी मंगू से जो छाती से हटाते नहीं। ठीक है, मातृत्व मतलब माता के स्नेह में खींची बहु माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठी। इतना ही नहीं, ठीक है, माता के जो प्रेम में है बहु इतना मतलब कि प्रति अन्याय कर बैठी कि इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति माँ का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। मंगू को झूठा लड़ाकर ही तुम अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ ना करना है ख्याल आ जाता है। 12 बरस की लड़की चाहे जितनी पागल हो पर उसे आदत डालो। ठीक है, देखिए मंगू की उम्र जो बताया गया है, कितना वर्ष बताएगा, 12 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा कि मंगू की उम्र कितनी होती है, 12 वर्ष। ठीक है, मंगू की उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। 12 वर्ष तक की लड़की जो है पागल थी और उसे अपना पखाना पेशाब भी अपना सही तरीक़ा से नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि उसे आदत अगर डाली होती तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। वह गूंगी है पर कुछ बाहरी नहीं, मतलब कि कहने मतलब गूंगी है, मतलब बोल नहीं सकता है पर बाहरी नहीं, वो सुन सकता है। ठीक है, मंगू जो है गूंगी भली है परंतु बाहरी नहीं है कि हमारी बात भी नहीं सुने। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दी हो तो तुम्हारी बात तुरंत ख्याल रखे।
वही कह रहे हैं कि मंगू की जो बेटे होते हैं बोल रहे हैं बहू भी कि अगर मंगू अगर कोई गलती करता तो उसको अगर 2 थप्पड़ लगा देते तो तुरंत उसका ख्याल रखता, ठीक है, अपना ख्याल रखता। उसकी उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी ने आंखें बरसाने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना ना रह सकी। पुत्री जो था, तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुख बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसके वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो। भाभीियों के पले पड़ेगी तब नित उसके माल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह सुख और दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमी स्वर में बोली, कहावत है या झूठी नहीं, पराई माँ की कान छेदती है, ठीक है। देखिएगा धीमी स्वर में बोली, यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि झूठी नहीं पराई माँ की कान छेदती है, ठीक है। यह किस लाइन से लिया गया, माँ से लिया गया, इसके लिखा गया ईश्वर पेट लिखा, ठीक है। तो झूठी नहीं है पराई माँ ही कान छेदती है, ठीक है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर माल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है, ठीक है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभीियों एक बार भी खाने को ना दे ऐसी होची नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होगे, ठीक है। माँ जी लोग को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। माँ जी जो है लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की उपमा देती है। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा, अस्पताल कैसा होगा, गौशाला जैसा होगा। और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का जो है छुटकारा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, ठीक है। माँ जी मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो, ठीक है। मंगू की माँ भी चाहती थी कि मंगू को मतलब कि उससे छुटकारा मिल जाए, परंतु कैसे, प्राकृतिक रूप से अगर आएगा तो, ठीक है, भगवान उसे ले जाना चाहे तो। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगे हो, वही सच सगा पुत्र कमाते धमाते हो। पुत्री ससुराल में ढिढोला झुलाती हो, उनसे प्यार भला संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रही तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे यह पुत्र कहे तो भी मंगू को जो है अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए, इसलिए वे कभी ऐसी बात नहीं करते थे, ठीक है। पुत्र जो है माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए ऐसे कभी बात नहीं करते थे। क्योंकि तीन गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर को देख रेख में रखा जाए तो उस आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था। इसलिए वे मौन थे। कौन, उसके माँ जी के भाई, ठीक है, मंगू के भाई, ठीक है। फिर भी माँ जी ने अपने श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे। दवा कराने वाले बिना बुलाए घर पहुँचे। शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानवर वे दवा जानते हैं इसका दवा। माँ जी जानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है, इसलिए दूसरों की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिष ने कहा था कि आगे आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ ही संभव है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए किस ज्योतिष ने कहा था कि आगे आने वाला अगला महीना, ठीक है, अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, ठीक है, श्रेष्ठ है, संभव है, इसलिए वह ठीक हो जाएगा।
तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गए। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया, तो अगहन का महीना। ठीक है, अगहन का महीना माँ जी के लिए क्या बन गया, तो आराध्य देव बन गया। ठीक है, क्योंकि उस समय बोला गया था कि मंगू ठीक हो जाएगा। ओके, तो मंगू की माँ जो है इंतजार करने लगती है यानी कि अगहन के महीना के लिए। अगहन के महीने में मंगू 14 वर्ष पूरे हो जाते। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फिर बनेगा कि अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष के पूरे हो जाते हैं, तो 14 वर्ष के। ठीक है, वहाँ पर जब पढ़ रहे थे उसमें 12 वर्ष के थे, तो मंगू जो है अगहन के महीने में कितने वर्ष हो जाते हैं, 14 वर्ष हो जाते। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ा जाता वैसे तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। ठीक है, मंगू की माँ को याद आता है कि बड़ी बहन का जो 14वां चढ़ते चढ़ते मंगू की बड़ी बहन का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मारी का रूप तो ऐसा है कि मरुतिया बर उसे देखने के साथ ही हाँ कहा दे। मतलब कि मंगू का ऐसा रूप रेखा है कि मतलब कि कोई भी अगर पहली बार मतलब देखे मंगू को तो उसे बर मूर्तिया जो बर है उसे हाँ कह दे। ठीक है, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया वैसे वह विवाह की योजना मन में भी बसाने लगी, मन में बनाने लग जाती है। कामू, मंगू की बड़ी बहन का नाम है कामू। ठीक है, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो कामू हो जाएगा। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, कामू। कामू घर की स्थिति आज जैसे नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छे कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखें। एक बार मंगू बुद्धिमान के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उसे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पराया करती रही। ज्योतिष का कहना ठीक होगा, अब मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौजा में पेशाब करने बैठी थी। सुनने वाले के गले से यह बात उतरनी ठीक थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब की कर गीली मिट्टी में की अंगूठी को खुदेरती नजर पड़ती। ठीक है, मंगू जो है जब पेशाब करती थी तो मिट्टी को खोदने लगती थी। ठीक है, माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाती ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती है वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा। कौन बोल रहे हैं, मंगू की माँ बोल रही। ठीक है, कहते मंगू को धुन आती। ठीक है, मंगू को धुन आती, वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ा हो जाती। इस प्रकार माँ जी का आशा भर अगहन का महीना आया। ठीक है, माँ जी के लिए आशा भरा महीना अगहन का महीना आया। फिर कुसुम अच्छी तो नहीं हुई, फिर मंगू अच्छी तो नहीं हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती एक गांव की लड़की। ठीक है, उसी शहर में कन्या विद्यालय में पढ़ती एक गांव की लड़की थी, उसका नाम था कुसुम। ठीक है, कौन था, कन्या विद्यालय में पढ़ते एक लड़की का नाम क्या था, कुसुम था। वो भी पागल हो गया था कुसुम, जबकि पहले ठीक था परंतु क्या हो गया, पागल हो गए। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहा था। माँ जी को इसे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार बेवकूफ हो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना करने देती। माँ बिना सब सुना जाता है। ठीक है, सब झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कराते। वैसे दृश्य उन्हें काँप गया, वैसे दृश्य उन्हें क्या हो गया, काँप गया। कहते पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वैसे समाचार मिला वैसे बांध कर रखा जाता था, पर वे स्वतंत्र घूमते थे और उपद्रव नहीं करते थे। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ जाता। पागलपन रहा, वह मात्र सारा दिन गाया करते थे। इतना ही भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था।
दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी एकाध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने में भी रखा गया। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। सबके से आगे माँ जी थे। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। माँ जी, आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी की जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनते रहे। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा ना कर सके तो डॉक्टर नर्स ही नहीं करते। ऐसे उनके मन में जो गांठ पड़ी गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई कि नर्स या डॉक्टर को कोई पागल चोट मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं झेलते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उसे अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने के लिए पागल पर मिटने का लिखा होगा, तो वह किसे पता। इतने उपचार कर देखे तब एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय किया। इसलिए बड़े पुत्र के घर आने पर उन्होंने पत्र लिखवाए। ठीक है, बड़े पुत्र कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, इसलिए शहर से घर आने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखवाया। फिर भी वह निर्णय किया, तब से उसकी नींद भी उड़ गई। वह हार कर यह काम कर रही थी। ऐसे उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक नियमित था, बाकी धीरे धीरे दूसरे छिप कारण भी उन्हें दिखता रहा। मंगू बड़ी हो जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। यानी कि बहुएं जो है यानी कि चक्री नहीं करेगी, यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें ना दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक ना दिखती। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे, तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चक्री करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। माँ जी नींद में चौंक उठती, बोला उठती, क्या मैं थक चुकी हूँ? हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्हें पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार उड़ाती हूँ। दवाखाने में तरह तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती कराने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट को ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए अस्पताल में भर्ती करने के लिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त कर लिया। ठीक है, 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि मंगू पागल बहन का अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता इसलिए किस लिए? उन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही ना थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका हो
तो अब मना करूं तो उससे लगेगा माँ को दूसरा धंधा नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाना था, ठीक है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में ना जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेगी या उनसे सहन नहीं होगा, पर अस्पताल में कैसे व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेगी नहीं। पर जब तक चैन पड़े यह संभव नहीं है, इसलिए विवश हो जाने की तैयारी हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। जब घर से बाहर निकलने लगे मंगू को लेकर तो उन पर जो ब्रह्मांड का भार आ गया। मंगू की माँ को आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। नज़र मंगू पर चिपक गई, पर वह किसी भी तरह उखड़ती ना थी। मंगू अपने को पहचान गई। कपड़ों का रंग जी भर कर देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस पड़ी। उस समय माँ जी को कलेजा कट रहा था। गाय बैल भी उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता। तब नए आसामी के घर जाने को आनाकानी करते। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था कि यह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी की ड्यूटी से फिसल गई। हृदय का कलकला उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं। सगी माँ भी उसकी ना ही हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया। माँ की तरफ आंखें उठाने जितने भी उसे हिम्मत नहीं हुई। जितना विलम्ब होता उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही अनके लथड़कर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसके धोती के कोनों से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीसकर घुटनों पर हाथ टेक हुए खड़ी हुई। दो स्त्रियां ने पकड़कर चढ़ाया। तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिला, ठीक है। मंगू क्या है, पागल है यह जानकर जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उन सबको इस विषय पर बात करने के लिए अच्छा खासा क्या मिला, विषय मिल गया। ऐसे खाते पीते सुखी लड़की को अस्पताल में रखोगे तो एक महीने में लड़की लकड़ी हो जाएगी। एक महीने में क्या हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी। वह तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता तो रोने लगता। पाँव पकड़ कर कहता, मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़के से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनावा ओढ़ावा हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसता ही नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या। माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। आँख में आंसू आए, कंधा रुध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ ही साथ सिर झुकाकर ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई, मतलब अस्पताल पहुंच गई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे।
कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चे की बातें कर रहे थे। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था। उसे वह लिपटा पड़ी थी और बगल में खड़ी बाड़ की परिचारिकों की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, वो भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देता। माँ जी उस समय परिचारिकों की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, आओ मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए, वह एक बार खा लो। उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था। फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रोन आई। ठीक है, डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रोन आई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। ठीक है, माँ जी के पुत्र ने किसका ऑर्डर दिया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। ठीक है, मंगू को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देख रेख अच्छी तरह करने को कहा। मंगू को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में डॉक्टर को बोला, मंगू को देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रो ने कहा, इस बात आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोले, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया, वह बात अधूरी ही रह गई। दूर खड़ी परिचिकाएं निकट दौड़ी आई, बोली, माँ जी आप कितनी तरह की फिक्र ना करें, आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डालकर खिलाएंगे। भारी भारी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। रात में कपड़े बिगड़े तो देखना, नहीं तो गिल्ले में सोए रहेगी, वायु हो जाएगा। ठीक है, दूसरी परिचारिका ने बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती। ठीक है, दूसरी परिचारिका ने क्या बोला कि रात में कितनी बार जांच की जाती है? 4-5 बार। आपको ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, कि रात में कितनी बार जांच की जाती थी? 4-5 बार जांच की जाती थी। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। ठीक है, दूसरे उपद्रवी मारे पीटे नहीं हुआ देखना, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरे में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी के अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुला था। इस अवसर का लाभ देकर माँ जी को नज़र 2-3 बार अंदर घूमती जाती। ठीक है, 2-3 बार जो है अंदर घूम जाती। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बोलों में अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कुटी और भयभीत आंखों से देखा, वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दे, मंगू की माँ ने बोला। ठीक है, मेट्रो ने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू जी को बगल में पलकी सिर पर हाथ रखा। माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगे। तभी उनका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस स्कंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह गए। ऐसे रुदन में भयभीत अभ्यस्त हो गया। डॉक्टर, मेट्रोन और परिचय कर हृदय भर आए। दीवार भी अभद्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो वह किसी ने नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकाकर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, ले चाहिए तुम्हें? मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ा
लेने के बाद उसका हाथ थपथका पर परीक्षा का मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन? मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगा, नए नए कपड़े पहनाऊंगा। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजे आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसे चीख माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी अपना पुत्र समझिए। बेटे को अस्पताल में नहीं, बेटे को घर छोड़ जा रहे हूँ, बेटे के घर छोड़ जा रही है, ऐसे मानिए। यानी अधेड़े बाई के बलवाई में विधवा हुई मेट्रेन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हुई। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने कठोर हृदय करके उनका कंठ भर आया। मेट्रो ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगा। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद कमरे पर पड़ी। दरवाजे पर उस मंगू पर ही जैसे पड़ी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया, वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल। माँ जी की करुणा आँख की तरफ नजर करने की मेट्रोन की शक्ति लुप्त हो गई, वैसे ही वह नीचे दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए हुए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे के पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चरपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई, इसलिए चरपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु भले होंगे, ऐसे विश्वास माँ जी को हुआ, परंतु उन्हें अंदर ना जाने दिया, इसलिए संदेह आ गया था कि हमें अच्छा ना लगे, वैसे कुछ होगा, इसलिए तो हमें ना जाने का नियम बनाया होगा ना। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अध खुला दरवाज़ा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती भयानक लगने वाला पागल स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें ना देखकर रोती हो वैसी आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई क्या? रात में 11:15 बजे घर आई, तब उसकी राह देखती पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो तब जैसा आग्रह करने की जीव नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज़्यादा खींचतान ना कर सकी। माँ जी के अंदर एक तंबूर बजा रही थी। मंगू इस समय क्या करती होगी? पल पल में यही विचार उनके हृदय में बेध रहा था। कितनी ठंडा है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, उसका फक्र और बिछौना बदला होगा। जैसे मंगू उसकी बात सुन रही हो, वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती, उनका फक्र और बिछौना भी बदल डालता। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने हाथों से ही उसे सुलाती, जिसे वह पेशाब करे तो उसे तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सुना सुना लगता। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उसके लिए आंखें बबरी बन गई, उन्हें ढूंढती हो वैसे दिखा। उन्हें चरपाई की पाटी पर सिर पटक कर मैंने माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आई हूँ। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के
खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे सावे हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने इतनी वेदना होती तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कैद रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंदर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका माल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर जो खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उसकी अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर संतावना दे देता, वह शांत पड़ जाता। इसलिए उसने भी सोने के लिए आंख पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथनी की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव जैसे वेद डालो वैसे चीख माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। चार पुत्र चरपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़ आए। चक्कियाँ और मंथनियाँ रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ा आया और जो आए वैसे ठिठक गए। माँ जी मंगू के श्रेणी में मिल गई। माँ जी मंगू के श्रेणी में मिल गई। ठीक है, यह कहानी आपको समाप्त होता है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, एग्जाम पे के आपको छुओं का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको शुरू से अंत तक कहानी को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है।